चलिए, तो आज हम लोग जो है एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट तीनों को जो है कंबाइंड रूप में हम लोग एलसीआर सर्किट के रूप में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। अब एसी वोल्टेज को एलसीआर सर्किट के साथ जोड़ा जाएगा, तब हम लोग देखेंगे कि कितना करंट प्राप्त होगा। तो चलिए एक इंडक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, इसके साथ एक कैपेसिटर ले लेते हैं और फिर एक रेजिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं और इसको एक ऑसिलेटरी सोर्स, पीरियोडिक सोर्स, जिसको हम कहें E=E0 साइन ओमेगा टी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखेंगे कि रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि जो करंट इसमें सेटअप होगा वो करंट I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। करंट और वोल्टेज के बीच में हम रैंडम जो है फाई एंगल का फेज डिफरेंस चूज कर लेते हैं। देखते हैं कि कितना आएगा इस सर्किट का जब हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल, हर कंपोनेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल प्राप्त होगा, इस इंडक्टर के क्रॉस जो है -LdI/dt, कैपेसिटर के क्रॉस Q/C यदि चार्ज Q है कैपेसिटर में, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल जो होगा I/R। तो जैसा कि हम लोग सीरीज कम्बिनेशन का कंसेप्ट को जानते हैं कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप पोटेंशियल जो होगा उसके सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ -LdI/dt प्लस Q/C प्लस IR E0 साइन ओमेगा टी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो करंट का मान होगा वह एलसीआर सर्किट का करंट कहलाएगा। लेकिन हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर नहीं, एक अल्टरनेटिव वे अपनाते हैं। फेजर डायग्राम के थ्रू जो है इस करंट को निकालेंगे। और चूंकि हम लोग पहले से एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट में जो है रिलेशन जानते हैं कि वोल्टेज और करंट के साथ क्या रिलेशन है, तो चलिए हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर जो है करंट का मान निकालते हैं। यदि करंट को हमने चूज किया था I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मान लेते हैं कि ये जो फेजर डायग्राम है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, करंट है, दिस I=I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस मीन्स ये जो एंगल है दिस ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल है। अब इस करंट के अकॉर्डिंग जो है वोल्टेज को देखें तो आर सर्किट में जो वोल्टेज होता है करंट के साथ साथ होता है। देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द आर सर्किट। देन जो हम कहें कि वोल्टेज जो होगा VR इसी वेक्टर के अलोंग होगा। मान लेते हैं कि जो VR है वोल्टेज वो करंट के साथ है, जिसको हम VR कह रहे हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि सी सर्किट में
करंट जो होता है वोल्टेज जो होगा करंट से पीछे रहता है, या कहें कि सी सर्किट में वोल्टेज से करंट आगे रहता है। तो अभी इस हम वेक्टर को करंट चूज किए हैं, तो करंट से वोल्टेज जो है पीछे रहेगा। तो इसका मतलब है कितना पीछे रहता है, π/2 एंगल का फेज डिफरेंस होता है। तो इससे π/2 एंगल पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा जो है सी सर्किट है का वोल्टेज है, जिसको हम VC से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जो है एल सर्किट की जब बात की जाएगी, तो एल सर्किट जो है करंट से π/2 वोल्टेज π/2 एंगल आगे रहता है, या कहा जाए वोल्टेज से करंट π/2 एंगल पीछे रहता है। फेज डिफरेंस π/2 का होता है, तो करंट ए है, तो करंट से π/2 एंगल बनाते हुए वोल्टेज को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है, चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वोल्टेज जो है एल सर्किट का वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित तौर पे जो है एल सर्किट का जो वोल्टेज होगा सी सर्किट का जो वोल्टेज होगा एक लाइन में होगा। देखिए यहाँ पे VC और VL जो है एक लाइन में है, दोनों के डायरेक्शन विपरीत है। दो वेक्टर का जब डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत रहता है तो रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त होगा, जो कि एक सिंगल वेक्टर कहलाता है। तो VC और VL का रिजल्टेंट प्राप्त होगा, और अकॉर्डिंग टू जो है मैग्नीट्यूड के आधार पे, तो लेट मान लेते हैं इस कंडीशन में, लेट हम कह रहे हैं कि जो VC वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है VL से, देन रिजल्टेंट वेक्टर्स इन दोनों वेक्टर का किधर मिलेगा, इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो अभी हम इसको ड्रॉ करेंगे एक अनदर डायग्राम के थ्रू, और फिर हम लोग जो है रिजल्टेंट वेक्टर और VR के वेक्टर के बीच जो है हम जो रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त करेंगे वो वेक्टर जो है LCR सर्किट के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द करंट, मान लेते हैं करंट जो है हमारा, एक करंट है I = I0 sin ωt, sin ωt, ये ωt एंगल है, और इसी के साथ जो है वोल्टेज है कितना, VR वोल्टेज है, इसके साथ जो वोल्टेज है VR के इक्वल है। अब एक और हम जो है रिजल्टेंट वेक्टर देखें VC और VL के बीच में कंसीडर किए हैं। VC इज ग्रेटर दैन, चूँकि VC इज ग्रेटर दैन VL, देन रिजल्टेंट वेक्टर हमें प्राप्त होगा वो नीचे की तरफ होगा। दिस रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज इक्वल टू VC, दिस इज इक्वल टू VC माइनस VL, क्योंकि VC बड़ा था VL से, इसलिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में प्राप्त हुआ। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको हम V कह रहे हैं, V = V0 sin ωt, जो इस LCR सर्किट का अप्लाइड वोल्टेज है, तो दोनों का रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम से चलिए एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों का, तो पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर लेते हैं। डायगोनल को मिलाने वाला इस पैरेललोग्राम वेक्टर को हम ड्रॉ कर लें यहाँ से। चलिए ए जो हमारा जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, V को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैरेललोग्राम का रूल कहता है क्या, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फार्मूला है R = रिजल्टेंट वेक्टर √ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V का स्क्वायर
प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा, दोनों वेक्टर के बीच में। तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, आर वी आर वेक्टर एंड वी सी माइनस वी एल वेक्टर। तो जब हम रिजल्टेंट जिसको हम भी कहें तो v बराबर होगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वी सी माइनस वी आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी आर इंटू 2ab वी सी माइनस वी एल कॉस थीटा। ये जो होगा, चूँकि कॉस थीटा जो है, थीटा एंगल जो है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, तो कॉस 90 का मान कितना होगा 0। इसका मतलब जो हमें रिजल्टेंट मिला कॉस 90 यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो प्राप्त होगा वो किसके इक्वल होगा, v इजकल टू मिलेगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। ये रिजल्टेंट होगा। अब इसी को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए मैग्नीट्यूड की बात है तो वी आर वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस आई आर के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वी आर कहलाएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ आई आर का स्क्वायर प्लस वी सी के क्रॉस ड्रॉप कैपेसिटर के एक्रॉस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी है, इसका रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल है। तो जो करंट जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल जो प्राप्त होगा आई इंटू एक्सएल, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा आई इंटू एक्सी, इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा आई इंटू आर। तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर का स्क्वायर, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल एक्सी और दिस इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल इसका स्क्वायर। देखिए इसमें से आई स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से मुझे मिल गया क्या, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन निकल गया, दिस इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें दोनों में से आई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आई मिल गया, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, देन आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, एक किसको निकाले हैं, रिजल्टेंट पोटेंशियल को निकाले हैं, V के इक्वल है किसका, LCR सर्किट के वोल्टेज के इक्वल है। तो ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। अब इसको हम नीचे की तरफ लाएं, ए पिक मैग्नीट्यूड है, सारे वेक्टर्स जो है पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसको नीचे लाइए तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आई नॉट, दिस इज इक्वल टू वी नॉट, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन से यदि कंपेयर करें तो दिस क्वांटिटी, इसको यदि हम जेड कहें, वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड, वेयर जहाँ पे वेयर जेड इज नोन एज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, दिस इज नोन एज इम्पीडेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, यानी LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस बोला जाता है। और उसका यूनिट जो होगा, चूँकि रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, यूनिट जो होगा ओमेगा के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस LCR सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट कर लिए हैं और पीक करंट प्राप्त कर लिए हैं कि
पीक करंट कितना होगा, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है उस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इम्पीडेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें पीक करंट प्राप्त होगा। और जो इक्वेशन हमने सपोज किया था कि इस LCR सर्किट में जो करंट है I = I0 sin ओमेगा t + phi, यहाँ से अब हम लोग I0 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो इक्वेशन बनेगा LCR सर्किट का I0 = E0 I I0 sin ओमेगा t + phi, दिस = E0 जो EMF अप्लाइड किए हैं डिवाइडेड बाई Z मीन्स √R² प्लस XC - XL होल स्क्वायर साइन ओमेगा t + phi। अब हम लोग जो है इस फाई को कैलकुलेट कर लेंगे तो कंप्लीटली जो है करंट की जानकारी मिलेगी कि इस LCR सर्किट में करंट कितना के इक्वल होगा। तो चलिए इस एंगल को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर फेजर डायग्राम को ध्यान दिया जाए तो वोल्टेज हमने जो अप्लाइड वोल्टेज लिया है E = E0 sin ओमेगा t, जबकि जो करंट है I = I0 sin ओमेगा t + phi। इस phi एंगल का फेज डिफरेंस है। तो जब हम फेजर डायग्राम को ड्रॉ किए थे तो यहाँ पे जो है कंसीडर किए थे कि जो करंट है, करंट को यदि ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, करंट I को I = I0 sin ओमेगा t + phi। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि यह एंगल जो है किसके इक्वल है, ओमेगा t + phi के इक्वल है। और जो वोल्टेज हम लोग पाए थे इधर जो है आपको R था रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज VR, और इधर जो था रिजल्टेंट वेक्टर था VC - VL। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं मान लेते हैं कि ये वेक्टर हमारा V वेक्टर है, तो V वेक्टर जो है V का फेज कितना है, ओमेगा t एंगल है। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की एंगल जो हो गया ओमेगा t, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है ओमेगा t + phi है। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि इस एंगल किसके इक्वल होगा, phi के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से अब हम इसका tan मान निकालते हैं। तो कुछ इस प्रकार से वेक्टर है, थीटा के सामने वाला जो एंगल साइड होता है वो परपेंडिकुलर साइड होता है। तो यदि पैरेललोग्राम से इसको दिखाइएगा तो पैरेललोग्राम से ये अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये VC - VL है, तो यह भी किसके इक्वल हो जाएगा, VC - VL के इक्वल हो जाएगा। tan थीटा = जो होता है tan थीटा = परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना है, VC - VL के इक्वल है। और बेस कितना है, VR डिवाइडेड बाई VR। अब इन सबका मैग्नीट्यूड को रख दिया जाए तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट जो होगा दिस = VC मतलब I0 × XC माइनस I0 × XL डिवाइडेड बाई I0 × R। सभी के पिक वैल्यू, सारे वोल्टेज का पिक वैल्यू को हमने रख सब्स्टिट्यूट किया। अब यहाँ से I0 कैंसिल हो गया, दिस = XC - XL डिवाइडेड बाई R। tan phi = जो है tan phi = जो है इतने के इक्वल होगा। यहाँ से phi = tan इनवर्स XC - XL डिवाइडेड बाई R के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम लोग वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज का डिफरेंस है उसको भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स XC - XL डिवाइडेड बाई R। देन फाइनल कंक्लूजन यदि किया जाए तो वोल्टेज और करंट
जो इक्वेशन हमने सोर्स के रूप में अप्लाइड किया था LCR वोल्टेज का, दिस इज इक्वल टू था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट प्राप्त होगा इस LCR सर्किट में वो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और हम लोग देखें कि I नॉट की वैल्यू जो आया है दिस इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाई Z, where Z is the impedance and its value is equal to under root R square plus XC minus XL का whole square sin omega t plus phi is the phase difference, that is tan inverse XC minus XL divided by R। ये जो है करंट मिला, ऑसिलेटरी करंट जो है LCR सर्किट में जो है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यदि हम कहें कि XC का मान ग्रेटर है, यानी वोल्टेज जो है हमारा व्हेन XC इज ग्रेटर देन XL, यदि XC बड़ा हो XL से तो जो रिजल्ट मिलेगा 10x, जो रिजल्ट मिलेगा डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव डिफरेंस प्राप्त होगा व्हेन जब XC इज ग्रेटर देन XL, देन tan फाई का जो है पॉजिटिव मान होगा, यानी ये जो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई होगा, और उस केस में क्या होगा, करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा, यानी वोल्टेज का फेज एंगल ओमेगा टी है और करंट का एंगल जो होगा ओमेगा टी प्लस फाई, यानी हमेशा जो है करंट वोल्टेज से आगे रहेगा। और ये तभी होगा जब XC ग्रेटर देन XL हो, यानी लीडिंग रोल में जो है कैपेसिटर हो। व्हेन केस को देखते हैं, व्हेन कहते हैं कि XL इज ग्रेटर देन XC, जब XL बड़ा हो जाए XC से, इसका मतलब ये हुआ कि ये अब नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव वैल्यू देगा तो इसका मतलब फाई यहाँ पे हम पुट करेंगे तो माइनस रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वोल्टेज से हमेशा पीछे रहेगा, और इस सिचुएशन में जो सर्किट कहलाएगा लीडिंग रोल में जो है L सर्किट होगा, यानी जब L सर्किट लीडिंग रोल में रहेगा तो करंट जो मिलेगा LCR सर्किट का वो हमेशा क्या होगा, वोल्टेज के पीछे पीछे रहेगा। और जब कैपेसिटर लीडिंग रोल में रहेगा उस समय जो है करंट जो है वोल्टेज से हमेशा क्या रहेगा, फाई एंगल से आगे रहेगा। और जब XC बराबर XL हो जाए उस केस में फेज जीरो हो जाएगा, उसका मतलब करंट और वोल्टेज जो है साथ साथ में हो जाएगा, यानी वो R सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि LCR सर्किट का जो बेसिक कंसेप्ट है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट को जो है दूसरे क्लास में आपको बताएंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।